कोरोना अस खुद नोटिस की समात चीफ जस्टिस ने हुकूमती पॉलिसियों पर सवालात उठा दिए। एनडीएमए अरबों रुपए इधर उधर खर्च कर रहा है, मालूम नहीं कोई निगरानी है भी या नहीं। पेट्रोल और गंदम के बहरान है, कोई नहीं जो इनको देखे। सिंध हुकूमत भी 4 अरब रुपए 400 लग्जरी गाड़ियों के लिए कैसे खर्च कर सकती है, ऐसी इजाजत नहीं देंगे। 4 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। फवाद चौधरी से इस्तीफा लिया जाए। वजीर आजम से मुलाकात में असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का मुतालबा। मौक़िफ़ अपनाया कि जहांगीर तरीन के खिलाफ हमने कोई साजिश नहीं की। फवाद चौधरी के इंटरव्यू से लगता है नाकामियों के जिम्मेदार हम हैं। कार्रवाई ना हुई तो नरमी का तासुर जाएगा। इमरान खान ने दोनों वज़रा का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। हुकूमती वज़रा में इख्तलाफात और मुलाकातों की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। किसी और की ख्वाहिश पर इस्तीफा देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने मुखालिफिन पर वाज़ेह कर दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, उस वक्त तक वजीर रहूंगा जब तक वजीर आजम का एतमाद हासिल है। सियासत कमजोर दिल हजरात का खेल नहीं है। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ रेंटल पावर रेफरेंस में बरी। एहतसाब अदालत ने बरीयत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन, साबिक MD पेप्को ताहिर बशारत चीमा और सेक्रेटरी वजारत पानी और बिजली शाहिद रफ़ी भी बरी। राजा परवेज अशरफ पर कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम है। कराची में हर गुजरते दिन के साथ बिजली का बहरान संगीन। रिहायशी इलाकों में 12 और सनती एरियाज में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। शदीद गर्मी में शहरियों का जीना मुहाल हो गया। सिंध असेंबली का इजलास के दौरान भी बिजली चली गई। ईवान 20 मिनट तक अंधेरे में डूबा रहा। बिजली गई तो इस्माइल राहू बात कर रहे थे, मगर लोड शेडिंग पर एक लफ्ज तक नहीं बोले। कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक के नाम का अजाब मुसल्लत है। वफाकी हुकूमत कराची वालों को इस अजाब से निजात दिलाए। मेयर कराची वसीम अख्तर का मुतालबा। मजीद बोले कि कराची ने हुकूमत बनाने में मदद की और आज कराची ही बगैर बिजली के रहने पर मजबूर है। भिजवाइए गरीबाबाद सेकेंडरी स्कूल दादू। मैं वहां गया था, आगा साहब भेजे, 200 भैंसें पड़ रही थी उसमें। जुल्म नहीं है सिंध के वसाइल के साथ। ये 18वीं तरमीम है, ये जनाजा नहीं है तो और क्या है? मतलब क्या बात है आपकी? आपने बच्चे पढ़ा दिए, अब तो भाई तरक्की हो गई कि भैंसें पढ़ा रहे हो। क्या तरक्की की है सिंध ने? और इसी तरीके से लोगों का इलाज कर दिया, अब कब्रिस्तानों में मुर्दों का इलाज कर रहे हो लाड़काना में। सिंध असेंबली में हलीम आदिल शेख का जोशीला खिताब। सूबाई हुकूमत पर खुलकर तनकीद। 18वीं तरमीम के मुखालिफ नहीं, लेकिन स्कूल्स में भैंसें पढ़ा रही हैं और अस्पताल वीरान पड़े हैं। सूबाई वजीर सेहत को सलाम है कि दवाएं कब्रिस्तानों में भिजवा दी। स्प्रे मशीन नहीं ली, गाड़ियां ले लीं। अल्लाह करीम जिसने सिंध लूटा वो तबाह हो जाए। PTI रहनुमा की दुआ, पूरी ऑपोजिशन ने आमीन कहा। खाओ यहाँ का, पियो यहाँ का और बात किसी और की करते हो। वज़ीर सकाफत सिंध सरदार शाह का हलीम आदिल शेख की तकरीर पर जवाब। कहते हैं कोरोना से होने वाली अमवात के जिम्मेदार वज़ीर आज़म हैं। पहले कायदे मिल्लत और मादरे मिल्लत होते थे, अब मुल्क में कायदे क़िल्लत है। महंगे ऑक्सीजन सिलेंडर्स फरोख्त करने वाली कंपनियों के लिए मराहत की बारिश। 3 माह के लिए 20 अरब रुपए से ज़ायद का रिलीफ हासिल कर लिया। ऑक्सीजन गैस और सिलेंडर की दरामद पर कस्टम ड्यूटी, सेल्स और विदहोल्डिंग टैक्स खत्म। बिजली भी 18 रुपए फी यूनिट सस्ती मिलेगी। मराहत तो ले ली, अब गैस सिलेंडर्स की कीमत कम होगी या नहीं, सवालिया निशान लग गया।
लाहौर में कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन तो हो गया, मगर अवाम की बेएहतियाती खत्म ना हो सकी। सील किए गए इलाकों के एंट्री पॉइंट्स पर शहरियों की कतारें। फैसल टाउन में इलाका मकीन पुलिस एहलकारों से हाथापाई करने लगे। उधर मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान SOPs की हजारों खिलाफ वर्जियां, 887 दुकानें सील और 1500 से ज्यादा गाड़ियों को जुर्माना किया गया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना किया तो हॉस्पिटल्स पर बोझ बढ़ जाएगा। अगर लोगों को एहतियात कराएं तो ही वबा से बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की टाइगर फोर्स के रजाकारों से बातचीत, खिदमात देने पर रजाकारों का शुक्रिया भी अदा किया। पेशावर में मुलजिम पर पुलिस तशद्दुद का केस, IG खैबर पख्तूनख्वा और CCPO पेशावर हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस कैसर रशीद ने इस्तफसार किया, IG साहब पुलिस के समत जा रही है। इस वाक़े ने मुआशरे को हिला कर रख दिया। उधर मकामी अदालत ने तीनों गिरफ्तार पुलिस एहलकारों का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मुलजिम आमिर पर पुलिस के तशद्दुद के खिलाफ पेशावर में एहतजाज, पुलिस का लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग भी की। 2 लाख पाकिस्तानी वतन वापस आने के ख्वाहिशमंद हैं। अगले 2 से ढाई हफ्ते में मजदूर तबका वतन वापस आ जाएगा। मुआविन खुसूसी मोईद यूसुफ की गुफ्तगू, कहते हैं तमाम एयरलाइंस को पाकिस्तान आने की इजाज़त दे दी गई। 26 से 30 जून तक 270 परवाज़ों से 45,000 तक पाकिस्तानी वतन वापस आएंगे। में 2 नौजवानों की खुदकुशी ने खतरे की घंटी बजा दी। शहरी हलकों और तिबी माहिरीन का PUBG समेत तमाम पुरतशद्दुद गेम्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। MPA कमल परवेज का PUBG गेम पर पाबंदी के लिए बिल लाने का ऐलान। CCPO लाहौर कहते हैं पुरतशद्दुद गेम्स की रोकथाम के लिए PTA से दरखास्त करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं रुखशान मीर। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। किसने किया फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा? कोरोना अज़ खुद नोटिस के समात में क्या रिमार्क्स दिए गए? अहम खबरें शामिल करेंगे इस न्यूज़ बुलेटिन में। मैं हूं सफदर अली और मैं हूं आपके साथ उन्जला इरफान। इस बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अहम खबर के साथ। चीफ जस्टिस ने पायलट्स के जाली लाइसेंसेस का नोटिस ले लिया है। DG सिविल एविएशन से 2 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने कोरोना अज़ खुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए कि सिंध हुकूमत 4 अरब रुपए 400 लग्जरी गाड़ियों के लिए कैसे खर्च कर सकती है। ये गाड़ियां सूबे के हुक्मरानों के लिए मंगवाई गई हैं। कहा एक गाड़ी की कीमत 1 करोड़ 16 लाख रुपए है। इस तरह की लग्जरी गाड़ियां मंगवाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चीफ जस्टिस का 4 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के पास जमा करवाने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि कराची का नाला साफ करने के लिए पैसे नहीं हैं। वजीर आजम कहता है कि एक सूबे का वजीर आला आमिर है, इसकी वजाहत क्या होगी? वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत की इस सूबे में कोई रिट नहीं है। पेट्रोल, गंदम, चीनी के बहरान हैं, कोई बंदा नहीं जो इस बहरान को देखे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मजीद कहा NDMA अरबों रुपए इधर उधर खर्च कर रहा है। नहीं मालूम NDMA के अखराजात पर कोई निगरानी है या नहीं। इस तमाम तर मामले पर बात करने के लिए 92 न्यूज़ के नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद हैं इमरान वसीम। इमरान, आगाह कीजिएगा, मजीद क्या रिमार्क्स दिए गए? वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत के बारे में ये बात कही गई कि कोई रिट नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। आज की कोरोना वायरस अज़ खुद नोटिस केस की समाअत के दौरान आप ये कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत, पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत की कारकर्दगी पर सवालात उठाए हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब के हवाले से तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि लोगों ने बड़ी उम्मीद लगाई थी और इसी उम्मीद के साथ अवाम जो है वो तब्दीली लेकर आए थे, लेकिन अवाम की इस उम्मीद का क्या बना। उन्होंने इस्तफसार किया जो अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए कि यह बताया जाए कि कोरोना के बाद जो माशी मसाइल पैदा हुए हैं, इन मसाइल से बाहर आने के लिए हुकूमत की मुआशी पॉलिसी क्या है।
क्या हुकूमत की कोई मुआशी पॉलिसी है, और मशरिक़ वुस्ता से जो लोग वापस आ रहे हैं, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं, इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि तकरीबन 50 से 1 लाख ऐसे मजदूर जो मशरिक़ वुस्ता में काम करते थे, मुलाजमतें करते थे, वो वापस आ रहे हैं। 2 से 3 माह तक तो इन पाकिस्तान में वापस आने वाले मजदूरों का काम चल जाएगा। 2 से 3 माह के बाद क्या हुकूमत के पास कोई मंसूबा है, इन लोगों को कहाँ खपाया जाएगा? इसके अलावा सिंध के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि सिंध में जो तरक्याती स्कीमें हैं उस पर के हवाले, उस स्कीमों के हवाले से सिंध हुकूमत ने कोई पैसा मुख्तस नहीं किया, लेकिन लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी के लिए 400 से 500 लग्जरी गाड़ियों की खरीदारी के लिए 4 अरब रुपए जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से खर्च किए जा रहे हैं। और ये 400 लग्जरी गाड़ियाँ जो सूबे के जो हुक्मरान होंगे, जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, उनके इस्तेमाल में आएंगे और इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सिंध हुकूमत को ये पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा कराना होगा। अदालत ये बताएगी कि ये पैसा जो है वो कहाँ खर्च किया जाएगा। जबकि पंजाब के हवाले से अदालत का ये कहना था कि फैसलाबाद का एक इलाका है रजाबाद, वहाँ पर गटर जो है वो उबल रहे हैं और गटर का पानी जो है पूरे शहर में फैला हुआ, लेकिन इस बात की किसी को परवाह नहीं है। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी कमरा अदालत में वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए तो उन्होंने कुछ वजाहत देना चाहिए, लेकिन अदालत की जानिब से ये कहा गया कि इतनी सूरत हाल ख़राब है, लेकिन आपके चेहरे पर हमें जो है वो इत्मीनान नज़र आता है कि जैसे हालात बिल्कुल जो है वो दुरुस्त सिमत में गामजन है। अदालत का ये भी कहना था कि पंजाब में बज़ाहिर ना वज़ीर आला नज़र आता है, ना हुकूमत नज़र आती है। हमें दिखा दें पंजाब में अगर कोई हुकूमत या कोई वज़ीर आला नज़र आता है। जस्टिस काजी अमीन साहब का यह कहना था कि पंजाब में ज़बानी जमा खर्च के अलावा कुछ नहीं है। आज की समाअत के बाद अदालत ने 3 हफ्तों के लिए इस केस को एडजर्न किया है। सिंध हुकूमत की जानिब से जो 400 लग्जरी गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं उस पर वजाहत तलब की गई है। और NDMA ने जो N95 मास्क के हवाले से जो मशीनरी मंगवाने में निजी कंपनी को सहूलत फराम की थी उस पर भी जवाब जो है वो NDMA से तलब किया गया। और उसके साथ साथ जो अद्वियात NDMA की जानिब से इंपोर्ट की जा रही हैं उस पर भी जवाब जो है वह आइंदा समाअत पर NDMA से अदालत ने मांगा है। जी, NDMA से पूछा गया है कि बाहर से अद्वियात क्यों मंगवाई जा रही हैं। इमरान वसीम आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ में इख्तिलाफात की खलीज वसी हो गई है। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर आज़म से फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा, वज़ीर आज़म ने मुतालबा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म से असद उमर और शाह महमूद कुरैशी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। दौरान गुफ्तगू दोनों वज़रा ने कहा कि फवाद चौधरी के इंटरव्यू से लगता है नाकामियों के जिम्मेदार हम हैं। तासुर दिया जा रहा है कि पार्टी और हुकूमत हमारी वजह से नाकाम हो रही है। जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की और ना ही इसका हिस्सा हैं। इसी पर डिटेल्स लेंगे। फ़हीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। फ़हीम, बताइएगा मज़ीद क्या गुफ्तगू की गई और वज़ीर आज़म की जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए? देखें, जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं और बिलखसूस जो मुतनाज़ा इंटरव्यू था फवाद चौधरी का, उसके ऊपर वज़ीर आज़म इमरान खान का लिखते हुए थे और उन्होंने कई वफाकी वज़रा से मुलाकात की थी। बिलखसूस असद उमर और शाह महमूद कुरैशी से उन्होंने अलग मुलाकात की थी और उसकी अंदरूनी कहानी अब ये सामने आई है कि दोनों वफाकी वज़रा ने वज़ीर आज़म इमरान खान से वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा किया और ये कहा वज़ीर आज़म इमरान खान से कि फवाद चौधरी के इंटरव्यू से लगता है कि नाकामियों के जिम्मेदार हम हैं और ऐसा तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि हुकूमत और पार्टी हमारी वजह से नाकाम हो रही है। जबकि असद उमर और शाह महमूद कुरैशी ने वज़ीर आज़म को बताया कि जहांगीर खान तरीन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ना ही हम किसी साजिश का हिस्सा हैं। उनका कहना था कि फवाद चौधरी का जो बयान और जो इंटरव्यू है वो गैर जिम्मेदाराना है और जो फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनसे इस्तीफा तलब किया जाए। अगर कार्रवाई ना हुई तो इनसे नरमी का तासुर आएगा। तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने दोनों वफाकी वज़रा का जो मुतालबा है वो मुस्तरद कर दिया है। सही, फ़हीम अख्तर साहब हमारे साथ रहेगा, हमें ज्वाइन किया है आरिफ निज़ामी साहब ने। आरिफ निज़ामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, अब तो वाज़े तौर पर सामने आ चुके हैं मामलात। असद उमर साहब ने और शाह महमूद कुरैशी ने ये कहा है कि इस्तीफा तलब किया जाए फवाद चौधरी से। अब आइंदा का मंजरनामा क्या बनता हुआ देखते हैं आप? फवाद चौधरी साहब ने कोई ऐसी बात नहीं कही जो ज़बान खासवाम नहीं थी खौफी से कि जो शाह महमूद कुरैशी हैं वो भी जहांगीर तरीन से शाकी थे और असद उमर जो हैं उनको गिला कर उनको निकलवाया। तो ये लोग तो जहांगीर तरीन के खिलाफ थे और फवाद चौधरी साहब ने क्योंकि जहांगीर तरीन के हक में बात की है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि हमारे पर गलत इल्जाम लगाया या कारकर्दगी में हमारे गरफ उठाया है। बात तो वैसे तो सूली तौर पर दुरुस्त है कि
आपस के इख्तलाफात हैं वो अंदरून खानदान पूछ लेंगे, लेकिन न जाने फवाद चौधरी साहब क्यों मजबूर हुए कि उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कुछ कह दिया। लेकिन ये मुतालबा भी कोई सही नहीं है कि जी इनको फारिग कर दिया जाए, लेकिन क्योंकि इन दोनों के मुंह को खून लग गया कि जी अब जहांगीर तरीन को हमने फारिग कराया तो अब फवाद चौधरी को फारिग कराएं, इसका मतलब है कि ये दो हजरात जो हैं इनको काबीना में वीटो पावर हासिल हो जाएगा कि कौन रहे और कौन ना रहे। अच्छा आरिफ निज़ामी साहब, अभी कल ही ये इत्तलात भी थी कि उस्मान डार साहब की मौजूदगी में जो है वो इनकी सुलह भी हुई है, यानी असद उमर और वफाकी वजीर के दरमियान सुलह भी हुई है। तो उस तमाम तर सूरत हाल के बाद इस्तीफे का मुतालबा करना, इसको किस तरह से देखते हैं आप? जी ये जो सुलह है वो जाहिर है कि ये कम से कम कुरैशी साहब की तरफ से तो मुनाफिकाना ही लगती मुझे, क्योंकि अगर सुलह होती तो फिर ये वजीर आजम से ये मुतालबा करना जो मुबैना तौर पर उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि फवाद चौधरी को सैक करें, वो तो फिर दुरुस्त नहीं हुआ ना। सही। आरिफ निज़ामी साहब हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, एक सवाल तो ये बनता है कि इस पूरे इंटरव्यू में फवाद चौधरी साहब ने ऐसी क्या गलत बात कही जिसकी बिना पर फवाद चौधरी के इस्तीफे का मुतालबा किया जा रहा है दोनों वज़रा की जानिब से? देखिए, अगर इसको इस तरह से देखें कि सच और झूठ की सेंस में देखें तो कोई गलत बात तो उन्होंने उस तरह से नहीं की है। जहां तक असद उमर और जहांगीर खान तरीन के दरमियान एक बाहमी एक टग ऑफ वॉर का एलिमेंट था, वो तो सारे इस्लामाबाद को, सारी ब्यूरोक्रेसी को, सारे मीडिया को पता ही था, लोग उसके बारे में बात करते ही थे। लेकिन फवाद चौधरी चूंकि कैबिनेट मेंबर थे और एक तरह से यह है कि उन्होंने उस सारी चीज को लेजिटिमाइज कर दिया, उन्होंने उसको एक कैबिनेट मेंबर की हैसियत से बैठ के कहा, वरना उसकी कोई नई बात नहीं थी, उसमें कोई जिद्दत नहीं थी, कोई इनोवेटिवनेस नहीं थी। दूसरी चीज जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने वज़रा को कही है वो बात भी बिल्कुल जो है कोई इतनी अजीबोगरीब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर अपने वज़रा को ये कह रहे हैं कि अगर उनकी परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं करेंगे 6 महीने के बाद तो सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, 2.5 बरस गुजर चुके होंगे वो। लेकिन कैबिनेट मेंबर की हैसियत से उनके कहने को एक नई अहमियत जो है वो हासिल हो गई है। जहां तक इस अफवाह का ताल्लुक है जो रात के कोई मिडनाइट से चल रही है, मैंने इसके हवाले से ट्वीट भी किया था, वो फवाद चौधरी के करीबी जराए से ही चल रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने गालिबन या तो उनको शो कॉज नोटिस दिया है। ये तो सही है कि मुख्तलिफ पार्टी के लोगों ने, सिर्फ कोई शाह महमूद कुरैशी, असद उमर नहीं, और भी बहुत से लोगों ने प्राइम मिनिस्टर को यही कहा है कि फवाद चौधरी को डिसिप्लिन करना है या फवाद चौधरी का रेजिग्नेशन होना चाहिए, उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई बहुत ज्यादा कन्विंस इस पे नहीं है, लेकिन उन पे प्रेशर जो है वो आ रहा है। और जो या तो जो एक ये है कि शायद उनको शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा, शायद उनसे रेजिग्नेशन ना मांगा जाए, शायद उनको शो कॉज नोटिस इशू कर दिया गया है, ये किया जाएगा, कुछ इस तरह की बात रात से चल जरूर रही है। सही, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोईद पीरजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे। आरिफ निज़ामी साहब, फ़हीम अख्तर भी हमें इस तमाम तर मामले पर आगाह कर रहे थे। जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ना ही हिस्सा बना हूँ। फवाद चौधरी का बयान गैर जिम्मेदाराना है। वज़रा की वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। दूसरी जानिब कराची में सिंध असम्बली के इजलास के दौरान हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्मी देखने में आई है। वज़ीर ज़राअत इस्माइल राहू ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने शहरियों को कोरोना के जहन्नुम में झोंक दिया। टिड्डी दल के खात्मे के लिए भी इकदाम नहीं किए गए, जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने हलीम आदिल शेख ने दुआ की कि जिसने सिंध को लूटा है वो तबाह हो जाए। कहा इस दुआ पर जो साथ हैं वो खड़े हो जाएं। तमाम अपोजिशन अरकान खड़े हुए और पीपल्स पार्टी अरकान बैठे रहे। कराची से देखते हैं वकास बाकिर की रिपोर्ट। स्पीकर आगा सराज दुरानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास हुकूमत और अपोजिशन में तू में सिंध के वजीर ज़राअत इस्माइल राहू ने वफाकी हुकूमत पर तनकीद के तीर चलाए। कहा कि वफाकी बजट में अवाम को कुछ नहीं दिया गया, बेरोजगारी का सैलाब आ गया। टिड्डी दल पर फिजाई स्प्रे के लिए एक जहाज दिया जो 13 दिन से कराची में खराब खड़ा है। टिड्डी दल फसलों को नुकसान पहुँचा रहा है और वफाक खबर नहीं ले रहा। जहाज उड़ा 20 मिनट का स्प्रे किया सर, उसके बाद खराब हुआ है, अभी तक कराची में खराब हुआ है, उसको 13वां दिन है आज। एक भी एरियल स्प्रे के लिए जहाज नहीं है। रोज कहा जा रहा है कि जी 6 जहाज आपको देंगे, आप दें, हमें 6 जहाज दें सिंध को, वरना तबाही हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख ने जवाब दिया कि सिंध हुकूमत ने सूबे को तबाह कर दिया। स्कूलों में जानवर बंधे हैं, अस्पतालों में अद्वियात नहीं मिल रही। सही है, भिजवाइए गरीबाबाद सेकेंडरी स्कूल दादू, मैं वहाँ गया था, आगा साहब भेजे, 200 भैंसें पढ़ रही थी उसमें। जुल्म नहीं है सिंध के वसाइल के साथ, ये 18वीं तरमीम है, ये जनाजा नहीं है तो और क्या है? मतलब क्या बात है आपकी? आपने बच्चे पढ़ा दिए,
अब तो भाई तरक्की हो गई कि भैंसे पढ़ा रहे हो, क्या तरक्की की है सिंध ने। और इसी तरीके से लोगों का इलाज कर दिया, अब कब्रिस्तानों में मुर्दों का इलाज कर रहे हो लाड़काना में। ये भी कहा कि शनाख्ती कार्ड पर लिखने से कोई भुट्टो नहीं होता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने कहा कि सिंध को तबाह करने वाली टिड्डियों का भी खात्मा कर देंगे। मैं कहता हूँ टिड्डी से तो इंशाल्लाह जिद निजात मिल जाएगी। अल्लाह साईं इन टिड्डों से हमें निजात दिला दो। ये टिड्डे 12 साल में पूरा सिंध चट कर गए, पूरे सिंध का बजट चट कर गए, सिंध की दवाइयाँ ये टिड्डे चट कर गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा ने दुआ की कि जिसने सिंध को लूटा वो तबाह हो जाए। इस पर तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन अरकान ने निशस्तों पर खड़े होकर आमीन कहा। कैमरामैन इमरान खान के साथ वकास बाकर, 92 न्यूज कराची। जबकि MQM अरकान ने सिंध असेंबली से वॉकआउट किया। अरकान का सिंध असेंबली के बाहर एहतजाज और नारेबाजी। MQM के अरकान ने सिंध असेंबली के सामने धरना दे दिया। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वकास बाकर से। वकार बताइएगा, MQM अरकान ने वॉकआउट किया है, क्या नारेबाजी की जा रही है? जी बिल्कुल, आज सिंध असेंबली इजलास के दौरान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पार्लिमानी लीडर कंवर नवीद जमील ने सिंध के सूबाई बजट को मुतासिबाना करार देते हुए कराची समेत शहरी इलाकों को नजरअंदाज करने पर एहतजाज किया और ऐवान की कार्रवाई से वॉकआउट किया। इसी दौरान MQM के तमाम अराकीन सिंध असेंबली एहतजाज करते हुए गैलरी से निकलकर सिंध असेंबली के बाहर आ गए और धरना देकर बैठ गए हैं। अराकीन सिंध असेंबली सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और कराची को उसका हक न देने के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। कंवर नवीद जमील का ये कहना है कि कराची इस वक्त पानी की बूंद बूंद को तरस रहा है। सूबाई हुकूमत ने तरक्याती बजट में सिंध के लिए कुछ नहीं रखा है। सिंध के कराची सूबाई बजट को 90%, जबकि विफाक में 60% से ज्यादा शेयर जमा कराता है, लेकिन कराची के लिए उसका शेयर नहीं मिलता है। MQM के अरकान का एहतजाजी धरना इस वक्त भी जारी है, जबकि हुकूमत की जानिब से ठीक है। MQM अरकान इस वक्त सरापा एहतजाज है। वकास बाकर, आपने हमें आगाह किया, आपका शुक्रिया। नाज़रीन, खबर ये भी है कि कराची को बिजली फराहम करने वाला निजी इदारा के इलेक्ट्रिक SSGC का नादहिंदा निकला है। के इलेक्ट्रिक को SSGC के 105 अरब रुपए अदा करने हैं। SSGC के इलेक्ट्रिक को इजाफी गैस भी फराहम कर रहा है। लेकिन सूरत हाल ये है कि इसके बावजूद शहर में कई घंटे तक लोड शेडिंग का सिलसिला जारी रहता है। सिंध असेंबली के इजलास के दौरान तक बिजली चली गई। कराची से रिपोर्ट करेंगे शिराज अहमद। के इलेक्ट्रिक SSGC का नादहिंदा निकला। जराये के मुताबिक के इलेक्ट्रिक को SSGC के 105 अरब रुपए अदा करने हैं। सारिफ को 1 माह का बिल न देने पर बिजली काटने वाले के इलेक्ट्रिक ने 3 माह से अदायगी नहीं की। तर्जुमान SSGC का कहना है कि के इलेक्ट्रिक को पहले ही इजाफी गैस दे रहे हैं। आम हालात में के इलेक्ट्रिक को 190 MMCFD गैस फराम करते हैं, जबकि इस वक्त इजाफी 50 MMCFD गैस सप्लाई की जा रही है। इजाफी गैस मिलने के बावजूद कराची में लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। कायदाबाद से कमाड़ी तक हर इलाके में दिन और रात में बिजली बंद की जा रही है। शहरी लोड शेडिंग के साथ ओवर बिलिंग से भी परेशान हैं। गरीब मुलाजिम और ड्राइवर हूँ मैं, ना फ्रिज है ना AC ना कुछ है। मेरा 7,000 रुपये का बिल आया, 18,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ। अब मैं वो ठीक कराने के लिए पिछले 1 घंटे से मैं ख्वार हो रहा हूँ। गरीब आवाम का जीना माल, वैसे ही गरीब आवाम इस कोरोना की वजह से पिसी पड़ी रहेगी और ऊपर से लोड शेडिंग 16-18 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। घर के अंदर बच्चे हैं, माँ बहनें हैं, वो क्या रोड के ऊपर जाएंगी हवा खाने के लिए। हद ये है कि सिंध असेंबली में भी इजलास के दौरान बिजली चली गई, जिसके बायस कुछ देर तक ऐवान की कार्रवाई अंधेरे में चलाई गई। बजट जा मसला भी है के इलेक्ट्रिक ने सनती इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। नॉर्थ कराची सनती इलाके की बिजली रात 12 से सुबह 8 बजे तक बंद रही। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ शहराज अहमद, 92 न्यूज कराची। और इस सारी सूरत हाल में ताजिर बिरादरी भी परेशान है। कराची में बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग ने शहरी ताजिरों और सनतकारों का जीना हराम कर दिया। ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शर्जील गोपलानी ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से के इलेक्ट्रिक मामलात का अज खुद नोटिस करने की अपील की है। मैं अरबाब इख्तियार से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कराची इलेक्ट्रिक के साथ मुआहिदा किया गया उसको पब्लिक किया जाए। मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बहुत ही मुअद्दबाना रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके खिलाफ सोमोटो एक्शन लें और हमारी जो ओवर बिलिंग इन्होंने की हुई है और जो लोड शेडिंग की हुई है, इसमें जो तबाही फैलाई हुई है, उसको रोका जाए। सबसे ज़्यादा तकलीफ अमल ये है कि रात को घरों की लाइटें बंद कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से रात को हम सो नहीं पाते और दिन में जब दुकानों पर आते हैं तो कारोबार नहीं कर पा रहे। इसमें एक और जुल्म ये है जो कि मेरे सामने की बात है कि जो कोरोना पेशेंट्स हैं जिन घरों में, उनकी घरों की जब लाइट जा रही है तो वो उतर के घरों के बाहर आके बैठ रहे हैं, उसकी वजह से कोरोना फैलना भी शुरू हो चुका है।
कराची वालों पर के इलेक्ट्रिक के नाम का अजाब मुसल्लत है। मेयर कराची वसीम अख्तर की मीडिया से गुफ्तगू कहते हैं, आज पूरा शहर के इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग से परेशान है। शदीद गर्मी में घरों में बिजली नहीं आ रही। वफाकी हुकूमत कराची को के इलेक्ट्रिक के अजाब से निजात दिलाए। कराची ने हुकूमत बनाने में मदद की और कराची ही बगैर बिजली के रहने पर मजबूर है। उनका इस हवाले से मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इस शहर के शहरियों के साथ जो जुल्म हो रहा है, जो के इलेक्ट्रिक जुल्म कर रही है, ना अहली है के इलेक्ट्रिक की, फेडरल गवर्नमेंट की जो वजारतें हैं बिजली की और तेल की, उनकी ना अहली है कि पहले से प्लान नहीं किया गया। आज इंडस्ट्री पे लोड शेडिंग हो रही है, आज कराची के लोगों पे लोड शेडिंग हो रही है, लोग बिलक रहे हैं गर्मी से। ये तरीका नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है पीएम साहब से कि इस इशू को के इलेक्ट्रिक के थ्रू जल्द से जल्द रिजॉल्व कराएं। एसओपीज पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा, आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। यूरोप के बाद कनाडा में भी कोरोना वायरस के फैलाव में बतदरीज कमी आना शुरू हो गई। वायरस से मुतासरा लोगों की तादाद में कमी हुई तो हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी कर दी। लॉकडाउन में नरमी का ऐलान कैनेडियन सूबे क्यूबिक में किया गया, जहां जिंदगी दोबारा से बहाल होना शुरू हो गई है। रेस्टोरेंट्स खुल गए, लेकिन समाजी फासले को बरकरार रखने की शर्त पर अमल करना निहायत जरूरी है। होटल्स में खाने के टेबल्स भी 6 फुट के फासले से तरतीब दिए जाएंगे। इस मकसद के लिए डाइनिंग टेबल्स के दरमियान ग्लास स्क्रीन को नस्ब किया गया। सूबा क्यूबिक में होटल्स और रेस्टोरेंट्स के साथ साथ जिम्स और पार्क्स को भी लोगों के लिए खोल दिया गया, जहां पर आवाम की आमद का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ओआईसी राबता ग्रुप ने इंडिया से मुतालबा किया है कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ फौजी ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद करे, वहाँ बसने वालों के बुनियादी इंसानी हुकूक का एहतराम करे, मुतनाज़ इलाके को आबादियाती ढांचे को तब्दील करने से बाज रहे। तफसीलात अदील रियाज की रिपोर्ट में। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ ओआईसी ने भी आवाज बुलंद कर दी। सऊदी अरब में ओआईसी के वज़रा खारजा का राब्ता इजलास हुआ, जिसमें भारतीय सरकार से जम्मू कश्मीर के अवाम के खिलाफ फौजी ऑपरेशन को फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया गया। ओआईसी में मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब रिजवान शेख ने जद्दा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ओआईसी राब्ता ग्रुप का हंगामी वर्चुअल इजलास एक अहम पेशरफ्त है। हम सऊदी अरब, तुर्की, नाइजेर और अजरबैजान के वज़रा खारजा का दिली शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने कश्मीर के हवाले से होने वाले इस इजलास में खसूसी तौर पर शिरकत की। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर यूसुफ अल उथैमन ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि ओआईसी मसला कश्मीर की आवाम को गुज़श्ता कई दहाइयों से ना दिए जाने वाले उनके हकूक के हसूल के लिए अपनी कोशिशों को मुनज़्ज़म कर रही है। हकदार को और हक को अलग नहीं किया जा सकता। इस हद तक कि अगर हकदार खुद भी कहे कि मैं इस हक से दस्तबरदार होने को तैयार हूँ तो नहीं हो सकता। लॉकडाउन खत्म करने से वॉलसल की रौनकें बहाल होने लगीं। तमाम इबादतगाहें इनफरादी इबादत के लिए खोल दी गई हैं, ताहम इज्तिमाई इबादत पर पाबंदी बरकरार है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट देखिए। बरतानिया के चौथे बड़े कस्बे वालसल में भी कोरोना वायरस तेजी से फैला और 219 कीमती जानें ले गया। जान भाग होने वालों में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद शामिल है, जबकि वालसल में रजिस्टर्ड मरीजों की तादाद 1500 के लगभग रही। लॉकडाउन खत्म होने से शहर की रौनकें बहाल होने लगी हैं। एसओपीज के तहत शॉपिंग सेंटर्स और दफातर खोल दिए गए हैं, जिस पर शहरियों ने खुशी का इजहार किया। यहाँ से कोरोना की बहुत ज्यादा अमवात हुई है, बल्कि दूसरे अल्फाज में आप ये कहें कि ये कोरोना का कैपिटल रहा है। छोटा सा कस्बा है जो बर्मिंघम के एक साइड पे वाक़ है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा ये मिडलैंड्स में जो है अफेक्टेड एरिया वो ये वॉलसल ही था। अभी आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की फजल करम से लाइफ बैक टू नॉर्मल हो रही है। हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन ख़त्म कर रही है और लोग भी मामूलात के मुताबिक आम हालात में
आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं। यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मुतासर हुए हैं। 1500 के करीब लोग यहाँ पर जो इससे मुतासर हुए हैं। 200 से ज़्यादा अमवात हुई हैं और हमारी करीबी फैमिली के इसमें हमारे बेशुमार बुजुर्ग, हमारे दोस्त, हमारे भाई इस वबा से, इस बीमारी से शहीद हुए हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बाद अब शहर के हालात नॉर्मल हो चुके हैं। पार्क, शॉपिंग सेंटर्स भरे हुए नजर आ रहे हैं, मगर अब भी लोगों में खौफ मौजूद है। हर जगह लोग एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए हुए हैं। कैमरा टीम के साथ इरफान अहमद फराज, वालसल, बरतानिया। पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान ने सिलिकॉन वैली के टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकिली के हवाले से होने वाली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान सफ़ीर पाकिस्तान ने अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन तवील मुद्दती मुआशी, तिजारती और कारोबारी ताल्लुकात पर रोशनी डाली। वाशिंगटन से देखिए खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर असद मजीद खान ने सिलिकॉन वैली की टेक्नोलॉजी की पाकिस्तान मुंतकली के हवाले से होने वाली ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस दौरान असद मजीद खान ने कहा, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में भरपूर ताउन की जरूरत है। उन्होंने बताया, हुकूमत पाकिस्तान ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सनत के फरोग के लिए वसीतर इकदाम किए हैं। वेबिनार में इस्लामाबाद में मुतय्यन अमेरिकी सफारत खाने के नाज़िमुल अमूर जॉन होर ने भी शिरकत की। उनका कहना था, अमेरिका पाकिस्तान में सरकारी और निजी शोबों के साथ छोटे पैमाने के कारोबार में मुआवनत कर रहा है। आखिर में डॉक्टर असद मजीद का कहना था, पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की के वसी मौके मौजूद हैं और पाकिस्तानी तारकीन वतन इस सिलसिले में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। खुरम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। ओवरसीज़ मिनिस्ट्री की जानिब से सऊदी अरब में मुंतखब टाइगर फोर्स के जिम्मेदारों ने कौंसल जनरल जद्दा खालिद मजीद और वाइस कौंसल जनरल शाइक भुट्टो से मुलाकात की है। इस मौके पर कम्युनिटी मसाइल पर गुफ्तगू भी की गई। अदील रियाज की रिपोर्ट। ओवरसीज मिनिस्ट्री के फोकल पर्सन, टाइगर फोर्स और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिम्मेदारान ने अंजुम वड़ाइच की क़यादत में कौंसलर जनरल जद्दा खालिद मजीद से मुलाकात की। वफद ने इमरजेंसी हालात में टाइगर फोर्स की कारकर्दगी से मुतालिक खालिद मजीद को आगाह किया और कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए तजावीज़ दी। इस मौके पर वफद ने कौंसलर जनरल खालिद मजीद और उनकी टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। कौंसलर जनरल ने इस मौके पर उठाए गए मसाइल के हल की यकीन दहानी करवाई। दौरान मुलाकात फोरम में अंजुम इकबाल वड़ाइच, तनवीर सदीक खान, यासिर अल्फात गोंदल, अमजद इकबाल अवान, शुमाइला शहजाद, आयशा कियानी और दीगर भी मौजूद थे। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। यूएई में मुकीम बलोच कम्युनिटी के 160 से अफराद पहले निजी फ़्लाइट के ज़रिए शारजा से कोयटा पहुँच चुके हैं। खुसूसी इंतज़ामात पर कम्युनिटी ने वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल का शुक्रिया अदा किया। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। यूएई में मुकीम बलोच कम्युनिटी के 160 से ज़ायद अफराद पहले निजी फ्लाइट के जरिए शारजा से कोयटा पहुंच गए। कम्युनिटी के हजारों अफराद लॉकडाउन की वजह से यूएई में फंस चुके थे। ताहम पाक बलोच कम्युनिटी के चेयरमैन और आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर नायब सदर उमर बलोच और वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल की कोशिशों से उनकी वापसी मुमकिन हुई। वज़ीर आला बलोचिस्तान की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद कम्युनिटी ने अपनी मदद आप के तहत 168 अफराद की वापसी का बंदोबस्त किया और निजी फ्लाइट शारजा से कोयटा रवाना हुई। उमर बलोच ने खसूसी ताउन पर वज़ीर आला बलोचिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। मैं खास तौर पर बलोचिस्तान हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ासकर वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल साहब का कि उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हमारे जो यूएई में फंसे हुए लोग थे, जो 2-3 महीने से बेरोज़गार बैठे हुए थे, पूरे पाकिस्तान की फ़्लाइटें ऑपरेट हो रही थी, सिर्फ बलोचिस्तान हुकूमत की नहीं थी। तो जब मैंने उनको ये मैसेज पहुंचाया तो उन्होंने बहुत ही कम मुख्तसर मुद्दत में जो है ना ये कोयटा फ़्लाइट जो है वो खोल दी। पाकिस्तान रवाना होने वाले मुसाफिरों ने मुत्तहदा अरब अमारात में पेश आने वाली मुश्किलात का इजहार किया और अपने पैगामात में बलोचिस्तान हुकूमत की काविशों को सराहा। हम लोग 2-3 महीने में बिल्कुल बेरोज़गार बैठा हुआ था। मेहरबानी बलोचिस्तान हुकूमत का और ख़ासकर जाम साहब का बहुत मेहरबानी, शुक्रगुजार है हम लोग। अभी कोटा आज फ्लाइट जा रहा है। मोहम्मद उमर बलोच का भी बहुत मेहरबानी, हम लोग का इधर ताउन किया हम लोग के साथ। मैं बलोचिस्तान हुकूमत शुक्रगुजार हूँ, हमारे मौका थे बड़े उमर बलोच शुक्रगुजार हूँ। यूएई में मौजूद दीगर कम्युनिटी अफराद का कहना है कि वो कई महीनों से बेरोजगार हैं और टिकट खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। हुकूमत पाकिस्तान उनकी वतन वापसी और मसाइल हल करने के लिए फौरी इकदाम करे। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहदा अरब अमारात।
पाकिस्तान का एक बड़ा नाम अब्दुल सत्तार ईधी के करीबी साथी और यूएई के मारूफ समाजी शख्सियत हाजी अब्दुल सत्तार परदेसी मुश्किल में फंसे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सहारा बन चुके हैं। वो अब तक सैकड़ों पाकिस्तानियों की टिकटों का बंदोबस्त करके उन्हें पाकिस्तान भी भेज चुके हैं। सैयद मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट देखिए। फलाही शख्सियत अब्दुल सत्तार ईधी के साथी और यूएई में मुकीम समाजी शख्सियत और ताजिर हाजी अब्दुल सत्तार परदेसी मुश्किल में फंसे पाकिस्तानियों की मदद को आ गए। पाकिस्तान वापसी का मसला हो, टिकट की खरीदारी, बेरोजगारी या फिर राशन और रिहाइश का मामला, अब्दुल सत्तार परदेसी मदद के लिए पेश रहे। पाकिस्तान कौंसलेट के ताउन और इनफरादी तौर पर वो 100 से जायद पाकिस्तानियों की टिकटों का बंदोबस्त करके उन्हें वतन वापस भेज चुके हैं। इस काम में दीगर मुखय्यर हज़रात भी उनकी मदद कर रहे हैं। अब्दुल सत्तार परदेसी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अल्लाह ने उन्हें मौका दिया है, अगर किसी को टिकट की जरूरत है, रिहाइश चाहिए या राशन का मसला हो तो उनसे राब्ता कर सकता है। तो हमारे एजेंडे में यही है कि अगर किसी भी पाकिस्तानी को पाकिस्तान जाना हो और वो माली तौर पे मजबूर हो ना, तो उनको हम टिकट फराहम करेंगे। साथ साथ अगर वो एक पाकिस्तानी है जो यहाँ पे रह रहा है और उसको मसला है अपने राशन का, खाने पीने का, तो वो भी हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार है। तीसरा मेन मसला है एकोमोडेशन का, तो एकोमोडेशन भी हम देंगे